भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले डॉक्टर अरुण मेहरा जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे आपने बुलाया, आप नहीं बुलाते तो मैं नहीं आता। आपने बुलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित डॉक्टर भीमसेन जी, एडवोकेट विपिन भसीन जी, प्रोफेसर मैडम विनय मेहरा जी, आपने भी मुझे बुलाया था, इसलिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद। डॉक्टर लकी शर्मा जी, डॉक्टर करुणेश गुप्ता जी और सामने उपस्थित सभी हमारे बड़े बंधु, हमारी बहनें, सबको मैं यथोचित प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। मैं बौद्धिक नहीं करता, बल्कि मैं संवाद करता हूं। तो संवाद एक तरफा नहीं होता है, संवाद दोनों तरफ से होता है। अगली देर मैं जितनी भी समय आपसे चर्चा करूंगा तो आप लगातार बोलते जाइएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला हूं कि जिसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। हम जो आपको पता है वही हम पूछने वाले हैं, तो इसलिए तेज आवाज में बोलिएगा। तेज इसलिए कह रहा हूं कि सामान्यतया 4 से 5 करोड़ लोग सुनते हैं अलग अलग माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग माध्यम से। तो अमृतसर की आवाज भी 4-5 करोड़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। हम तो 1% लोगों को जानते हैं, 1% बल्कि 0.1% लोगों को जानते हैं। जिनके बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है वो 0.1%। वास्तव में 99.99% को हम जानते ही नहीं। उसमें युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। किसी ने अपनी जवानी खत्म कर दी स्वतंत्र कराने के लिए, किसी ने अपना बुढ़ापा खत्म कर दिया। हर प्रकार से लोगों ने अपना सहयोग किया, लेकिन उस स्वतंत्रता के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। भारत इंडिपेंडेंट तो हुआ, लेकिन भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। बहुत बड़ा अंतर है इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र में। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र, 2 शब्दों से मिलकर बना है। सब कुछ अपना होना चाहिए। और भारत के प्रियम्बल में एक और शब्द यूज किया गया, सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। तो स्वतंत्र हुए हम 1947 में, लेकिन इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। टेक्निकली या जिसको हम ऑफिशियली कहते हैं, इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में। और 26 जनवरी 1950 को हम क्या हो गए? सोवरिन हो गए। प्रियम्बल में देखिए शब्द यूज किया गया सोवरिन। भारत के संविधान में कहीं इंडिपेंडेंट शब्द यूज नहीं हुआ है। एक ही बार शब्द यूज हुआ सोवरिन, वो प्रियम्बल में यूज हुआ और ये बताया गया हम सोवरिन हो गए। सोवरिन का मतलब संप्रभु हो गए। तो 47 में हम स्वतंत्र हुए कि अब हम अपना अपना तंत्र विकसित करेंगे, और 26 जनवरी 1952 में तो हम सोवरिन हो गए, संप्रभु हो गए। यानी न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी की कुरीतियां होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा। कुछ भी नहीं होगा। संप्रभु हो गए हैं अब, आप सब कुछ हमारा होगा। हुए क्या? जोर से बोलिए जरा। शिक्षा हमारी आ गई क्या? भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू हुई क्या? मुगलों के समय में मदरसा शुरू हुआ था, अंग्रेजों के समय में कॉन्वेंट स्कूल शुरू हुआ था, वो आज एज इट इज चल रहा है। न्यायिक व्यवस्था हमारी हो गई क्या? जो न्यायिक व्यवस्था बृहस्पति जी ने शुरू किया, जो बाद में उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगे बढ़ाया, जिसको आचार्य चाणक्य ने भी उसको आगे बढ़ाया, जिसको राजा विक्रमादित्य ने इंप्लीमेंट किया, जिन मुकदमों का फैसला 5 दिन के अंदर होता था या मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर होता था, उन मुकदमों का फैसला आज की डेट में 50 साल में हो रहा है।
जिन मुकदमों का निस्तारण फाइनली हमेशा हमेशा के लिए, कोई अपील का सिस्टम नहीं था उसमें, वो एक सप्ताह में होता था, उन मुकदमों का फैसला 50 साल में हो रहा है। तो हमने न्यायिक व्यवस्था का भी अपना भारतीकरण कर नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं, भारत इंडिपेंडेंट तो हुआ लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ, और एक बार अगर स्वतंत्र मान भी लीजिए तो संप्रभु तो बिल्कुल नहीं हुआ। और काम का बंटवारा हुआ, एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों ने ईमानदारी के साथ अपना रोल नहीं निभाया, तीन के तीनों ने। न संसद ने अपना एक काम ईमानदारी से किया, न सुप्रीम कोर्ट ने काम अपना ईमानदारी से किया, न्यायपालिका ने, न कार्यपालिका ने किया। इतने वर्ष हो गए और सुप्रीम कोर्ट में 13-13 जजों की बेंच बनी, 11 जजों की बेंच बनी, 9-9 की बहुत सारी बन गई, 5-5 की पूछे नहीं। आज भी करीब 400 मुकदमे पेंडिंग है 5 जज बेंच वाले, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के। लोगों को 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाए, लोगों को जस्टिस विद इन ईयर मिल जाए, तहसील से भी मिल जाए, जिले से भी मिल जाए, हाई कोर्ट से भी मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाए। वैसे अगर 1-1 साल के अंदर मिले तो भी टोटल 4 साल लग जाएगा या 5 साल लग जाएगा। कम से कम इतना अगर हो जाता तो भी बहुत सारे लोगों के जीवन में जो दुख है वो दूर हो चुका होता और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। पंजाब में अगर ड्रग स्मगलिंग है तो इसमें तीनों का दोष है, विधायिका का भी दोष है, कार्यपालिका का भी दोष है, न्यायपालिका का दोष है, और दोषी वो तीनों है। और भुगत कौन रहा है? पंजाब की जनता। लाखों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान हैं। और गलती किसकी? जिनको कानून बनाना था उन्होंने कानून बनाया नहीं बनाया, जिनको जस्टिस विद इन ईयर लागू करना था उन्होंने जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया। और यह इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं आम जनता, हम लोग आम जनता, हमने इसके लिए गंभीरता के साथ आवाज नहीं उठाई। अल्टीमेटली संविधान हमारे लिए बना हुआ है, हम संविधान के लिए नहीं बने हुए। संविधान में 125 बार संशोधन भी किया गया, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे संशोधन भी होता गया। आज बाबा साहब की जयंती है, डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर साहब को पिछले आजादी के बाद से हर साल 14 अप्रैल को उनको माला फूल पहनाया जाता है। आज 14 अप्रैल को पूरे देश भर में अब तो गस्टेड हॉलीडे भी हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर को खूब माला फूल पहनाया जाएगा, उनकी जय जयकार होगी और बड़ी बड़ी घोषणाएं होगी, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं। बाबा साहब भी कह के गए थे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन प्रियम्बल में रखे गए थे। जस्टिस सबसे टॉप पे था उनका, उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। बाबा साहब कहते थे दलितों का उत्थान करना है तो भारत में समान शिक्षा लागू करो, कभी चर्चा ही नहीं हुई। बाबा साहब कहते थे दलितों का उत्थान करना है तो नशाबंदी शराबबंदी करो, आर्टिकल 47 संविधान में लिखा हुआ है, चर्चा ही नहीं हुई। तो बाबा साहब अंबेडकर जितने प्रावधान दे गए थे, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होनी, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, कभी चर्चा ही नहीं हुई। तो बाबा साहब अंबेडकर को माला फूल तो पहनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर चाहते क्या थे उसको लागू करने की बात नहीं होती। और बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां बन गई जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, वो तो बिल्कुल दूर है। जो अपने आप को अंबेडकरवादी नहीं कहते वो तो वास्तव में फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अंबेडकर का सपना पूरा हो, यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो,
यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड हो। लेकिन जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं वो कभी इन मुद्दों की बात नहीं करते। वो केवल फोटो लगाते हैं, फोटो के नाम पे। और आजकल एक तो लेटेस्ट में आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री तो अपनी कुर्सी के पीछे फोटो लगा के रखते हैं। देखा आपने? दो लोगों की फोटो, एक भगत सिंह जी की फोटो और एक अंबेडकर की फोटो। सच्चाई है वो व्यक्ति न भगत सिंह जी को मानता है न अंबेडकर को मानता है। पाखंड देखिए। भगत सिंह जी किस लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था? केवल अंग्रेज चले जाएं बस, ये चाहते थे क्या? नहीं, वो चाहते थे अंग्रेजों का नामो निशान मिट जाए। वो चाहते थे भारत में गुलामी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और दिल्ली, आप कभी इंडिया गेट, आपने कोई आप में से कितने लोग इंडिया गेट पे घूमे हैं? सब लोग घूमे हैं। बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी कॉलोनी, शेरशाह रोड। क्या भगत सिंह जी यही चाहते थे क्या कि अंग्रेज चले जाएं और बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड बनी रहे? पांडवों ने बसाया इंद्रप्रस्थ, जिसको आप दिल्ली कहते हैं। उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। कौन कौन सी रोड है? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब, जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। और वहां तो छोड़िए, आपके पंजाब में भी पांडवों ने 12 वनवास के बाद 1 साल अज्ञातवास किया था, और वो अज्ञातवास आपके पंजाब में किया था। उसको कहते हैं विराट। कहां है विराट? पंजाब में। जोर से बोलिए। है पंजाब? हाँ। एक होशियार खां नाम का लुटेरा आता है, विराट को होशियारपुर बना के चला जाता है, और पंजाब वालों ने कभी कहा भी नहीं इस होशियारपुर को दोबारा रिस्टोर कर दो। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पीआईएल फाइल करके कहा कि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन महाभारत में है, रामायण में है, हमारे वेद में है, हमारे पुराण में है, वो उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और हमारे बच्चों को जब यह कहा जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो मान लेते हैं। इसलिए उन स्थानों को रिस्टोर करना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, अब आज उन 5 गांव को ढूंढते रहिए, आपको भारत में नहीं मिलेगा। क्यों? वो 5 गांव बदल चुके हैं। उन्होंने इंद्रप्रस्थ मांगा, वो दिल्ली बन गया। उन्होंने पानप्रस्थ मांगा, वो पानीपत बन गया। उन्होंने सोनप्रस्थ मांगा, वो सोनीपत मांगा बन गया। उन्होंने गजप्रस्थ मांगा, वो गाजियाबाद बन गया। उन्होंने तिलप्रस्थ मांगा, वो फरीदाबाद बन गया। तो आपके महाभारत में पानप्रस्थ, सोनीप्रस्थ, गजप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ लिखा हुआ है, और वास्तव में भारत में कहां है? क्या है? गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, दिल्ली है, पानीपत। अब हमारे बच्चों को जब यह सिखाया जाएगा कि महाभारत एक काल्पनिक घटना है, हमारा बच्चा कहेगा नहीं नहीं काल्पनिक घटना नहीं है, तो सामने वाला बोले अच्छा काल्पनिक घटना नहीं तो मुझे 5 गांव दिखाओ। फिर हमारा बच्चा क्या करेगा? टेंशन में आ जाएगा, बोले सही कह रहा है, इसका मतलब काल्पनिक घटना ही है। हमारी 51 शक्तिपीठ है। पहला शक्तिपीठ जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते कीर्तेश्वरी। वहां एक मुर्शिद खां नाम का लुटेरा गया, वो बंगाल में है। उसने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। भगवान परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि, जहां जमदग्नि जी का आश्रम था उसको कहते हैं जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। एक हमारा दूसरा शक्तिपीठ है विंध्याचल। मिर्जा नाम का लुटेरा गया, उसको मिर्जापुर बना दिया। तो हमारे उन स्थानों का जिनका वर्णन वेद में है, पुराण में है, महाभारत में है, रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, वो स्थान भी आज की डेट में नहीं मिल रहे हैं।
नहीं मिल रहे, इसलिए हमारे बच्चों को आज पढ़ाया जा रहा है। चलो आज तो अभी ये वाली जनरेशन तो फिर भी लड़ भिड़ के कह रही नहीं नहीं काल्पनिक घटना नहीं है, लेकिन अगर यही हालत रही, उनको रिस्टोर नहीं किया गया, तो 25-50 साल के बाद 100% हो जाएगा ये दोनों रामायण और महाभारत काल्पनिक घटना। मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ के बेंच में हमारी पीआईएल गई। चंद्रचूड़ साहब ने अपने यहां लिया, नहीं पता नहीं क्यों, ऐसे पीआईएल कायदे से सीजीआई के यहां जाती है, लेकिन ये वाली पीआईएल उन्होंने खुद न लेके उसको जोसेफ के यहां लगा दिया। मई की बात है, पिछले साल, कुछ ही दिन बाद उनका रिटायरमेंट होना था। मैंने कहा साहब इसमें हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। बोला, हमने कहा, उन्होंने बोला क्या? हमने कहा हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है। जिन स्थानों का वर्णन है वो नहीं मिल रहे, हमारा सम्मान इससे खत्म हो रहा है। हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू कस्टम वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट हो रही है, हमारी राइट टू आइडेंटिटी वायलेट हो रही है, क्योंकि इन्हीं स्थानों से हमारी पहचान है। नहीं 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 नहीं, अरे हमने कहा इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, नोटिस कर दीजिए। बोले नहीं, नोटिस नहीं करूंगा। तो हमने कहा नोटिस नहीं करना है तो एक काम करिए, फिर मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मुझे सुन लीजिए, उसके बाद जो डिसाइड करना हो करिए। नहीं नहीं, 2 दिन का टाइम नहीं दूंगा। हमने कहा अच्छा 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। नहीं, 2 घंटे का भी टाइम नहीं दूंगा। मैंने कहा विड्रा करने दीजिए। बोले नहीं, विड्रा भी नहीं करने दूंगा। ये तो गजब वही बात हो गई। कहते नहीं चैन से बांध के उसको किसी आदमी को मारना। ना विड्रा करने दे रहे हैं, ना नोटिस करने दे रहे हैं, ना सरकार से जवाब। अरे हमने कहा एक काम करिए, अच्छा कुछ मत करिए, मुझे अपनी कॉपी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को सर्व तो करने दीजिए। बोले नहीं, वो भी नहीं करने दूंगा। गजब की दादागिरी। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसमें मैंने 1000 आस्थानों की लिस्ट दिया था, 6 महीने के लंबे रिसर्च के बाद मैंने वो पीआईएल ड्राफ्ट किया था। 1000 स्थानों का मैंने उसमें लिस्ट दिया था पूरे भारत के, कि ये स्थान है, इनका वास्तविक नाम ये था, इसको रिस्टोर करना जरूरी है। और जब इतने सारी आप कमेटी बनाते रहते हैं, कभी तो इसके लिए भी कमेटी बनाते हैं, उसके लिए भी कमेटी बनाते हैं, हमने एक कमेटी बना दीजिए जिसमें हिस्टोरियन भी हो, धर्मगुरु भी हो, पत्रकार भी हो, जज भी हो, जिनको जिनको अपना रखना चाहते हो आप रख लो, लेकिन एक कमेटी बना दो कि जो हमने नाम बताए हैं ये वास्तव में है कि नहीं। अगर ये नाम वास्तव में, तो एक डायरेक्शन आप पास कर दीजिए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट है, और हमारे साथ साथ फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तो हमने कहा कम से कम 2 घंटे दे दीजिए। नहीं, 2 घंटे भी नहीं दूंगा, 10 मिनट के अंदर अपनी बहस पूरी करो। इतना बड़ा अन्याय मैंने कभी देखा नहीं। एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, न कॉपी सर्व करने दे रहा है, न पिटीशन को विड्रा करने दे रहा है, न पूरा 2 टाइम दे रहा है सुनने के लिए, न रिटर्न सबमिशन फाइल करने दे रहा है, और कह रहा 10 मिनट के अंदर अपनी बहस पूरी कर लो। तो मुझे तो मनसा समझ में आ गई कि उनकी क्या इच्छा है। फिलहाल वो ऑर्डर अपना 18-20 पन्ने का ऑर्डर पास करके चले गए। तब मैंने ये तय किया, अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जनता की अदालत में लड़ूंगा। आप बताइए, जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण गीता रामायण में है, वो रिस्टोर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को डिसमिस करके गलत किया कि नहीं? अगर नहीं सुनना था तो विड्रा करने देते, विड्रा भी नहीं करने दिया, ये गलत किया कि नहीं? अब मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ऐसे विषयों के लिए आवाज उठाइए, ऐसे विषयों के लिए आवाज उठाइए। और आवाज उठाने का एक ही तरीका है डेमोक्रेसी में, सोशल मीडिया का उपयोग करिए। फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए, फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए। 5 हजार फ्रेंड बनाने में कोई लागत नहीं आती है। देश भर के लोगों को जोड़िए और जो सही बात है उसको लिखना शुरू करिए। क्योंकि पंचनद इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, तो पंचनद का जो शोध हो रहा है, पंचनद में जो कार्य हो रहा है, पंचनद में जो कुछ चर्चा हो रही है, वो केवल अमृतसर या पंजाब तक नहीं होनी चाहिए, वो केवल भारत तक नहीं होनी चाहिए। हमारी यहाँ की चर्चा, अमृतसर की चर्चा कनाडा भी पहुंचनी चाहिए। अमृतसर की चर्चा हमारी जो भारत के बाहर लोग बैठे हुए उन तक पहुंचनी चाहिए, और पूरे भारत में तो पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, जितने लोग पंचनद से जुड़े हुए हैं, सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सही बात को लिखिए, सही बात, मूल कारण, समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, स्थायी समाधान लिखिए। यही इसका तरीका है।